नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 तारीख को होने वाली यानी कि 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आगामी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जाएँगे और पहले भी काफ़ी बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपको इस जो वीडियो है इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा जय संहिता जो था इसका मूल नाम था, जो कि ये नाम दिया था इसको वेद व्यास जी द्वारा। वेद व्यास जी द्वारा इसको जय संहिता नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा मुंबई सीएसटी यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में ये सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, और जो इसके जो लीडर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये जो आंदोलन था किसानों से संबंधित था। बाकी जो सारे आंदोलन है इनका जो लीडर थे वो महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3412। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों 1885 में। ठीक है, और जो मिंटो माल्य सुधार था ये हुआ था 1909 में। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता ही है 1942 में, और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 और 29 के बीच में साइमन कमीशन भारत आया था। तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है उत्तराखंड की दृष्टि से। तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जो कोणार्क मंदिर है सूर्य मंदिर है। ठीक है, और एक ऐसी जो मंदिर है वो उत्तराखंड में भी है जो कि अल्मोड़ा में है। ठीक है, वो क्या है? वो भी सूर्य मंदिर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा नरसिंह देव ने इसका निर्माण करवाया था, और 1984 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अगला है, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था? ठीक है, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था? ये था दोस्तों लोक आचरण अधिकारी। ऑप्शन सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्व स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, सही युग्म को चुनिए। तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो खजुराहो है वो चंदेल द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और जो महाबलीपुरम है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पल्लव। ठीक है, महाबलीपुरम का संबंध किससे है? पल्लव से संबंधित है, और एलोरा कंदराए जो है ये राष्ट्रकूट से संबंधित है। ठीक है, और मीनाक्षी मंदिर जो है दोस्तों ये पांडवों से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, खजुराहो जो है उसके द्वारा चंदेल जो है इनसे संबंधित है, चंदेल वंश से संबंधित है। ठीक है, जिस व्यापार द्वारा दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को सामान्य क्रियाओं हेतु ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ब्याज दर जो है जो भारतीय रिजर्व बैंक है जो वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है उसे क्या बोलते हैं? यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, इसको बोलते हैं बैंक दर। इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, निरंतर रेखा से नीचे के लोगों की संख्या। ये यहाँ पे जो मानवीय विकास सूचकांक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसकी जो इसमें ये नहीं आता है। बाकी शिक्षा संबंधित प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा इसका कैलकुलेशन इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि
करेगा। तो अब 12वें का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, विनियोग में वृद्धि। यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। और जो बेंगलुरु है इसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा, काली मिट्टी। नेक्स्ट है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों 15 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, बड़ा निकोबार। नेक्स्ट है 16 प्रश्न, सूची संख्या फर्स्ट, नदी घाटी योजना को नदी से क्या करना है? मिलान करना है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ए का A2 यानी कि शिव जो समुद्रम है वो कावेरी नदी संबंधित है, और नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी से संबंधित है, और जाई कराली जो है ये दोस्तों किससे संबंधित है? गोदावरी से, और टिहरी भागीरथी से। ठीक है, टिहरी जो है हमारे उत्तराखंड में है, ये किसमें है? भागीरथी नदी पर के किनारे ये स्थित है। ठीक है, यानी जो नदी पर ये बना हुआ डैम है, टिहरी डैम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो 17 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुभारंभ कब किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये परीक्षा में पूछ सकता है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1959 में इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? यानी कि पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से। ऑप्शन सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो सिंपल आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा, लोकसभा में ये प्रस्तुत किया जाता है। अगला है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है? तो जो 21वां प्रश्न जो है इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आएगा, नेवलों के बालों के गैर कानूनी व्यापार में नियंत्रण के लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट का नामक एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? यानी कि CAG कौन है? ये दोस्तों पुराना पेपर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, GG मुर्मू। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हैं उनका नाम क्या है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के वर्तमान CAG हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? इसमें तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी निर्वाचित होते हैं। लेकिन ऑप्शन डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो राज्य विधान परिषद है उसके निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, कपास का प्रमुख गठन कौन सा है? तो ऑप्शन ए, सेलुलोज यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों के भेद नहीं कर पाता है? साइंस का प्रश्न है। तो हरा एवं लाल रंग का वो पहचान नहीं कर पाता है। तो 25वां का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। 26वां प्रश्न है, सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। नेक्स्ट है, गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी, रिहंद बांध परियोजना में ये शामिल है, जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम से ये झील, कृत्रिम झील यहाँ पे बनाई गई है। 28वां प्रश्न है, सैटेनिक वर्सेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी जी इसके करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। 29वां प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रैयतबाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में भूमि का अधिकार क्या था? तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, कृषक के पास, यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है ये प्रश्न कि रैयतबाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में भूमि का अधिकार क्या था? तो कृषक के पास था। नेक्स्ट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंपोर्टेंट है, तो शिमला करेक्ट आंसर से बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों ब्राजीलिया में ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, यह संविधान में शामिल 22 भाषाओं में साहित्यिक योगदान हेतु दिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये कथन सही नहीं है, बाकी तीनों कथन क्या इसमें सही है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था और 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि अक्किथम को दिया गया था और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था सुमित्रा नंदन पंत जी को हिंदी भाषा में दिया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सम्मेलन में सही नहीं है? ठीक है, सही है पूछा गया। ठीक है, तो सौमंडल मौसम संबंधी घटनाएं, यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही है, यानी कि जो सौमंडल है मौसम संबंधी घटनाओं से संबंधित रहता है। ठीक है, और आयनमंडल जो है पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंग है, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ये भी सही है, यानी दूर संचार प्रणाली के लिए ये यूज किया जाता है। और समता मंडल यानी कि इसको ओजोन परत के नाम से भी हम जानते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आज करेक्ट आंसर बन जाएगा 1 2 3। आयन मंडल जो है यहाँ से ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। सौर मंडल जो है मौसम संबंधी घटनाएं देता है और समताप मंडल को ओजोन परत के नाम से जाना जाता है, यानी कि जहाँ पे जेट विमानों के लिए आदर्श रहता है। और आयन मंडल जो कि आयन मंडल में क्या होता है, दूर संचार प्रणाली का इसमें उपयोग किया जाता है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को संकलित किया गया है, तो यह है दोस्तों अभी धम्म पिटक में ये संकलित किए गए हैं। नेक्स्ट है अंटार्कटिका के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विंसन का सफल आरोहण करने वाली प्रथम दिव्यांग महिला कौन थी? ये थी दोस्तों अरुणिमा सिन्हा, यानी कि 35 का ऑप्शन है यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। 36वां प्रश्न है 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये हो चुका है कतर में, जो कि जहाँ पे जो फाइनल विजेता टीम थी वो थी अर्जेंटीना और जो उप विजेता टीम थी वो थी फ्रांस। ठीक है, फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया था जिसमें अर्जेंटीना ने ये मैच जीता था। अगला प्रश्न है नरसिम्हन समिति संबंधित है, इंपोर्टेंट है, तो बैंकिंग सुधार क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हन समिति को बनाया गया था। 38वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? तो ऑप्शन जैसे करेक्ट आंसर बन जाएगा पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 अंश का कोण बनाती है, यानी कि 38 का ऑप्शन भी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। 39वां प्रश्न है 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन डी जेयर मेसिसस बोल्सोनारो, यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब 2023 की बात करें तो 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सिकी क्या थे, मुख्य अतिथि थे। और यहाँ पे जो उत्तराखंड का जो थीम था, यानी कि जो उत्तराखंड का जो झांकी थी उसका जो थीम था वो क्या था, मानसखंड नाम से उत्तराखंड का थीम था और इसको पूरे देश में प्रथम स्थान मिला था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से, ये फैक्ट आपको यहाँ से पता होने चाहिए। 40वां प्रश्न है दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस जिसके आप सभी वाकिफ हैं की शुरुआत कौन से शहर से हुई थी? तो ये दोस्तों हुई थी ऑप्शन डी वुहान, यानी कि चीन का एक शहर है वुहान जहां से कोविड-19 की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाली टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के आयोजन का सही क्रम कौन सा है? इंपोर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न भी कभी पूछ सकता है, तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, उसके बाद अमेरिकन ओपन। ये टूर्नामेंट साल के स्टार्टिंग से लेकर अंत तक करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादी परिसंपत्तियों यानी कि एनपीए का क्या अर्थ है? तो यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। नेक्स्ट है 43वां प्रश्न है एक राज्य के महाअधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कार्यकाल जो होता है निर्धारित नहीं होता है, लेकिन उसको हटाने का जो है ये राज्यपाल कभी भी उसको हटा सकते हैं। जिस राज्य पे महाधिवक्ता होंगे उनको राज्यपाल कभी भी हटा
सकते हैं, लेकिन इनका संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, ठीक है। लेकिन और ये क्या होते हैं दोस्तों, इनका उच्च न्यायालय के जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश बनने की ये क्षमता रखते हैं। जो किसी राज्य के महाधिवक्ता हैं तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की ये क्षमता रखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 44वां जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो है यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएंगे। यानी कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या को सीमित किया गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से बन जाएगा। और 3 वाला, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 दिए गए संस्थान और दूसरा दिए गया ध्येय वाक्य, यानी कौन से संस्थान के लिए कौन सा ध्येय वाक्य यूज किया जाता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा, हमारा 45 का डी, यानी कि भारतीय नौसेना का जो है ऑप्शन यहाँ से मिल करेक्ट हो जाएगा। और डाक विभाग का ऑप्शन IV, और भारतीय वायुसेना का क्या हो जाएगा, नव स्पर्श दीप्तम, और भारतीय थल सेना का सेवा अस्माक धर्म, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ से बन जाएगा हमारा। 46 है, हवाई जहाज में उपयोग में लाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन सी, नारंगी। यानी कि ब्लैक बॉक्स का काम क्या होता है, जब कोई दुर्घटनाएं होती है तो उसके बाद इस ब्लैक बॉक्स से उसके संबंधी जानकारी जुटाई जाती है। 47वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता था। तो ये जीता था ऑप्शन सी, सोफिया कैनिन ने। अगर बात करें 2023 का 22 का 2022 का जो जीता था वो जीता था राया बाकिना ने, जो कि और मेल की बात करें पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने ये जीता था, ठीक है। और ये राफेल नडाल का 21वां ग्रैंड स्लैम अवार्ड भी था। 49वां प्रश्न है, निम्न में से कौन 17वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि प्रोमेटेड स्पीकर बनाए गए थे। ये थे दोस्तों डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन डी आज का आंसर हो जाएगा। और जो वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, श्री ओम बिरला जी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर वैसे यहाँ से बन जाएगा अगर यहाँ पे पूछेगा कि वर्तमान में कौन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि ये इसको भंग नहीं किया जा सकता और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होता है, इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं उनके कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, 1/3 जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल समाप्त कर इसमें हो जाता है। अंतिम प्रश्न है, 5 से 8 नवंबर 2019 तक 5वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कोलकाता में ये आयोजित किया गया था। अगर बात करें 8वां जो हुआ था, 8वां जो कि 2023 में इसका आयोजन किया गया था, 21 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है। 21 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया था। यानी कि जो 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव था उसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था, जो कि 21 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया था वहाँ के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में, यानी कि MANIT में इसका उद्घाटन किया गया था। और ये कौन सा था, 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जो कि मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जो कि आने वाले फॉरेस्ट गार्ड तथा जो भी अन्य एग्जाम होने वाले उन एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि सेंट्रल लेवल के और उत्तराखंड लेवल के प्लस DLED के जो एग्जाम हुआ था उन एग्जामों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।